बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब का तोशा खाना केस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। तोशा खाना केस क्या है, पहले मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन वो अहबाब जो नए हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वाली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी उनकी जो है आसानी के लिए तोशा खाना केस क्या है और उसमें कानूनी नकायज क्या हैं, वो फॉल्टी क्यों है सारा प्रोसीजर, और ऐसी कौन सी कानूनी वजूहत है जिसकी बुनियाद पर ये फैसला जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, काबिल पजीराई नहीं है आला अदालतों में। और दूसरी बात नाजरीन ये है कि पाकिस्तान अब एक बंद गली में दाखिल हो गया है। वो बंद गली में दाखिल करने वाली पाकिस्तान को पीडीएम की जमातें हैं। वो बंद गली क्या है उस पर भी बात करते हैं। पहले जो है वो तोशाखाना केस के सिलसिले में बात करते हैं। तोशाखाना केस मुख्तसर ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने वो तहफ़ जो लिए थे तोशाखाना से, उन तहफ़ को उन्होंने अपने जो रिटर्न सबमिट कराए थे, दाखिल कराए थे, उसमें उनका जिक्र नहीं किया। तो इस बात पर जो है उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया, स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई भी किया, जबकि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता था। मुख्तलिफ अदालतों से वो मामला होता हुआ बिल आखिर तोशा खाना केस जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब की केस में कोर्ट में जो है वो बाकायदा एक कंप्लेंट आ गई, और उस कंप्लेंट पर फिर प्रोसीडिंग होने के बाद इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। तो इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने उन तहफ़ का जिक्र नहीं किया, उनको शो नहीं किया। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो तहफ़ लिए गए वो चूँकि फ़रोख्त कर दिए गए, और उनकी फ़रोख्त से जो रकम हासिल हुई उसका उन्होंने अपने रिटर्न्स में जो है वो जिक्र भी किया है, और उस फ़रोख्त की रकम पर जो कानूनी तौर पर टैक्स बनता था उन्होंने वो टैक्स भी पे किया। अच्छा, ये तो हो गया मुख्तसर वो इल्ज़ाम जिस पर इमरान खान साहब को सजा सुनाएगी। अब कानून जो है वो इस बारे में क्या कहता है, इसमें 3-4 चीज़ें जो है वो बड़ी अहम है। पहली तो बात यह कि क्या ये इमरान खान साहब के केस के खिलाफ केस बनाया जा सकता था। तो कानून ये कहता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस जो है ये नहीं बनाया जा सकता था। उसकी रीजन ये है कि कोई भी डिक्लेरेशन के बाद मियाद दी गई है 120 दिन की, इसमें उस 120 दिन के मियाद को नजरअंदाज किया गया है और ये टाइम बार्ड केस जो है ये बनाया गया है। पहली बात। दूसरी बात इसमें ये थी कि ये कंप्लेंट फाइल की गई है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो बुनियादी तौर पर कानून ये कहता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कंप्लेंट फाइल करने के मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को ऑथराइज कर सकता है, किसी अपने नुमाइंदे को, लेकिन बजाते खुद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इसलिए वो ये कंप्लेंट फाइल करने के मजाज नहीं थे। यानी ये उसका जो कंप्लेंट की एक कानूनी हैसियत है, एक सवाल उस पर भी पैदा हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान में जो जितना भी क्रिमिनल ट्रायल होता है उसके लिए जो ज़ाब्ता है उसको ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं। तो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 193 के तहत ये कंप्लेंट पहले फाइल होनी चाहिए थी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मजिस्ट्रेट साहब इस पे जो सरसरी सबात और जो शहादत होती है उसके बाद फैसला करते हैं कि क्या ये इसको चलाया जा सकता है, इस पर मुल्जमान या मुल्जम को तलब भी किया जा सकता है या नहीं, और उसके बाद फिर जो है ये सेशन कोर्ट में भेजी जानी चाहिए थी। ये कानून ये कहता है पाकिस्तान का। लेकिन इस केस में डायरेक्ट जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो फाइल की गई है एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में। यानी ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा मजाक भी है और ये एक बहुत बड़ा नक्श है जिसकी किसी सूरत जो है वो कानून इजाजत नहीं देता। यानी ये केस काबिल पजीराई नहीं था डायरेक्ट। जैसे हर जज का, हर कोर्ट का एक अपना दायरा इख्तियार होता है, दायरा समाअत उसकी किसी भी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट से मुतलका केसेस जो हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बाहर का केस जो है वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट का जज ही सुनेगा, होगा वो भी सेशन जज ही। तो इसी तरह हर जज का अपना इख्तियार समाअत होता है। तो एडिशनल सेशन जज साहब जो है उनका ये इख्तियार समाअत नहीं था जो केस उन्होंने सुना। तो ये दो तीन, एक तो थी उसमें कि ताखीर की गई, ताखीर जो है उसके बाद ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है ये फाइल हो नहीं सकती थी। फिर जिसने फाइल की कानूनी तौर पर उसको फाइल करने का इख्तियार नहीं था। तीसरी चीज ये थी कि ये केस जो है इसको जिस जज ने सुना वो कानूनी तौर पर सुन ही नहीं सकते थे। उसके बाद जो है बाकी सारा जो कुछ होता रहा वो अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहा हूँ।
کہ جیسے پروسیکیوشن کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ پروسیکیوشن اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے گواہان پیش کر سکتی ہے، اسی طرح قانون جو ہے ملزم کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ ملزم بھی اپنے دفاع میں کوئی شہادت پیش کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ قانون تبدیل کر دیا گیا تھا ایک قسم کا۔ عمران خان صاحب کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور ان کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی۔ اختیار سماعت والا معاملہ بار بار عامر فاروق صاحب کے پاس جاتا رہا، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ پھر دوبارہ اسی کورٹ میں بھیج دیتے تھے۔ الٹیمیٹلی چھٹیوں میں بڑا سپیڈی اس کا ٹرائل کر کے اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو آج وہ اختیار سماعت والے وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھے۔ تو آپ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس مندوخیل جمال مندوخیل، یہ 3 ججز پر مشتمل بینچ تھا جہاں یہ سماعت ہوئی۔ بہرحال آج جو سپریم کورٹ نے ان کی جو آبزرویشنز آئی ہیں، ایک تو انہوں نے بالکل یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس کیس میں بہت سارے نقائص ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے البتہ یہ کیا کہ چونکہ یہ میٹر پینڈنگ ہے بیفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ، کل عمران خان صاحب کا یہ کیس جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں سماعت کے لیے فکس بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم احترام کرتے ہوئے اس کا فیصلہ نہیں کر رہے تاکہ فیصلہ جو ہے وہ وہاں سے ہو جائے۔ جو آج جس قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو وہ ایک قسم کا کیس کا فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ مبنی پر انصاف نہیں تھا، بلکہ یہ کہ پس پردہ جو چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی۔ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے، ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں، قطع نظر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے یا کسی کی طرفداری کے، کہ یہ ججمنٹ جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور جس میں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، یہ قانون کی نظر میں قابل پذیرائی نہیں ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ جب بھی اس کا میرٹ پر فیصلہ ہوا، اس ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی یہ اپیل منظور ہو جائے گی اور ان کو رہا کر دیا جائے گا اس کیس میں۔ باقی کیسز کی حد تک جو ہے وہ معاملات ابھی چلتے رہیں گے جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک جو بڑی افسوسناک خبر ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں اہم خبر ہے، وہ یہ کہ پاکستان ایک بند گلی میں داخل ہو گیا، اور پاکستان کو بند گلی میں داخل کرنے والی جو جماعتیں ہیں وہ اس وقت بھی اقتدار کے بظاہر اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے اقتدار کے مزے جو ہے وہ لے رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو، اسی مہینے کی 9 تاریخ کو قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ تو اب آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ اگر قومی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوگی تو ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ الیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ عارف الوی صاحب جو ہیں صدر مملکت، وہ پہلے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کا جو سسٹم ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا کہ میری رضامندی کے بغیر جو ہے وہ 2 قوانین، ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی جو ایکٹ تھا جس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، ان کو منظور کیا گیا اور میرے علم میں نہیں تھا، اور پھر اس پر جو ریسپانسیبل لوگ تھے، خصوصاً جو سیکٹری تھے ایوان صدر کے، ان کی خدمات بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کر دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی ایک اور آفیسر نام بھی ان کا دے دیا تھا۔ تو اب صدر مملکت نے کیا کیا کہ صدر مملکت نے ایک خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر جو ہے، اور وہ میں جو ہے خط پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا کہ جی چونکہ آئین کے تحت الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہونے ہیں، اور میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر 9 تاریخ کو اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کر چکا ہوں۔ اب الیکشن کب کرانے ہیں، چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور 90 دن میں تاریخ مقرر کرنے کے بھی ہم پابند ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ آج یا کل ان کو ملاقات کے لیے ایوان صدر میں انوائٹ کیا جاتا ہے، اور تاکہ مناسب تاریخ جو ہے وہ طے کی جا سکے۔ ویسے قانونی یا آئینی طور پر دیکھا جائے تو صدر جو ہے وہ یہ لیٹر لکھنے کے لیے پابند نہیں ہے، لیکن چونکہ ماضی میں بھی یہ خط و کتابت چلتی رہی ہے، اور بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بڑا معترض تھا، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایک انسلٹنگ ایک قسم کا رپلائی بھی دیا تھا چیف جسٹس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ جی ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہیں اور ہمارے تقدس کا اور احترام کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اب جو ہے پرابلم یہ ہے کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے تحت مشترکہ مفادات کونسل نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق کرایا جائے۔ اب نئی مردم شماری کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی اناؤنس کر دیا ہے وہ تقریباً جا کے دسمبر میں فائنل ہوگا، اور پھر اس کے بعد سیکٹری الیکشن کمیشن بھی ایک ٹی وی پروگرام میں سابق سیکٹری الیکشن کمیشن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے بعد بھی نئی حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹوں کا جو عمل ہے اس میں بھی 90 ڈیز چاہیے، اور اگر وہ 90 ڈیز چاہیے تو پھر وہ بات چلی جاتی ہے اگر اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو وہ تقریباً
मई या जून में जाके 2024 में इलेक्शन होगा। अब मई या उसमें जाके अगर इलेक्शन होता है तो फिर उसके साथ होगा ये कि मार्च में पाकिस्तान में सेनेट में भी इंतखाबात होने हैं और बहुत सारे सेनेटर जो हैं उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, जिसमें हमारे चेयरमैन सेनेट भी शामिल हैं। तो अगर मार्च से पहले इलेक्शन नहीं होते तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हो सकेगा। ये तमाम तर सियासी जमातें इन्होंने जो पीडीएम में शामिल थी बुग़्ज़ इमरान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जैसे वो कहते हैं कि जी जब हम चाहेंगे इलेक्शन होंगे, तो आप कौन है ये चाहने वाले कि इलेक्शन कब होंगे? बुनियादी तौर पर तो आइन बता रहा है कि इलेक्शन कब होंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन, जैसा कि माजी में भी उनकी तरफ से ये उज़र आते रहे हैं और अब भी उनकी तरफ से उज़र यही आएगा अगर मीटिंग हो जाती है आरिफ अलवी साहब के साथ, कि जी हम तो चूंकि नई मरदमशुमारी के तहत और फिर नई मरदमशुमारी में भी चूंकि सीटें सूबों की मरकज में या कम या ज्यादा होती हैं, तो जब सीटें कम या ज्यादा होती हैं तो उसके लिए भी फिर जरूरी है कि आइन में तरमीम की जाए, क्योंकि ये जितनी सीट्स हैं इनका तो आइन में जिक्र मौजूद है कि पंजाब की इतनी सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की इतनी सीट्स हैं, सिंध की इतनी सीट्स हैं, बलूचिस्तान की इतनी सीट्स हैं। तो अगर इनमें रद्दोबदल होता है तो उसके लिए जरूरी है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जरूरी है कि असम्बली मौजूद हो। अब असम्बली मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रैक्टिस की जा रही है। कानूनी तौर पर ये एक बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, यानी एक ऐसी कोशिश है जिसका हासिल असूल कुछ नहीं है। उसकी रीजन, अगर कोई सीटों में रद्दोबदल होता भी है तो उसकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में सीटों की तादाद बता दी गई है। अगर उनकी उस तादाद को कम या ज्यादा करना मतलूब है तो फिर उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी, और आईनी तरमीम जो है वो हो नहीं सकती क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है चाहता तो वही है जो नवाज लीग की ख्वाहिश है या पीडीएम में शामिल दीगर जमातों की ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक मैं ये बात नहीं करता, कहते तो वो यही है कि इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए, लेकिन कैसे टाइम पर होगा इसके लिए जो कुछ करने की जरूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी कर चुके हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है उनका, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस खेल में पूरी तरह से जो है वो शामिल नजर आ रही है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक 90 दिन में, जो कि 9 सितंबर के बाद 9 अगस्त को चूंकि असम्बलियां तहलील हो रही हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी 7 या 8 नवंबर तक इलेक्शन नहीं होते, और फिर सिलसिला चला जाता है वही कि जी नई मरदमशुमारी वो दिसंबर में जाके वो हल्का बंदियों वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद नई वोटर लिस्टों के लिए भी 3 महीने की जो है वो उनको जरूरत है। फिर 54 दिन का इलेक्शन का प्रोसेस भी है, कागजात नामजदगी, स्क्रूटनी, ये सारी चीजें। तो फिर अगर मई में या जून में इलेक्शन चला जाता है 2024 में, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, और वो आईनी बहरान ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो कोई मार्च में होना है, और उसके लिए जरूरी है कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मौजूद होना चाहिए। सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो जाहिर है सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नहीं होगा, तो सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हो सकेगा। 90 दिन का जो आइन म्याद दे रहा है वो भी नहीं हो सकेगा। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि आईनी और कानूनी तौर पर वो बड़ी एक किस्म का अलार्मिंग सूरत हाल सामने आने लग गई है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में मजीद कोई आईनी या कोई सियासी बहरान जो है वो पैदा हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहरहाल उसकी कोशिश और ख्वाहिश ही है कि पाकिस्तान में मजीद आईनी एक बहरान जन्म ले, ताकि उसके नतीजे में वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में आइन को एक साइड पर करके कुछ करना चाहती हैं उनको मौका मिल सके। नाजरीन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस ज़ेर समाअत है, उसमें क्या होगा उसमें कल फिर आपसे नई वीडियो में बात करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।